जिसके मसल्स 30% ज्यादा स्ट्रांग है, जस्ट एक छोटा सा जेनेटिक ट्वीक करके। हाँ, मतलब कोई फॉरेन डीएनए नहीं। कुछ नहीं, बस उसके अपने ही जीन्स को थोड़ा सा एडिट कर दिया। कूल ना? बिल्कुल। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है, ये इंडिया में हो चुका है। ये है द पावर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सही है। और दोस्त, अगर इस साइंस के जादू को A to Z बिल्कुल डिटेल में समझना है तो एक सेकंड रुको। हाँ। फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन दबा दो, और हाँ, लाइक करना मत भूलना, ताकि ऐसी कोई भी अमेजिंग जानकारी मिस ना हो। तो चलो आज हम एक जोरदार सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे जीन टेक्नोलॉजी से, ओके। जिसमें हम समझेंगे जीन एडिटिंग, फिर जीएम क्रॉप्स और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को। एग्जैक्टली। फिर हम डाइव करेंगे कुछ सुपर कूल टॉपिक्स में, जैसे जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ऑर्गन ऑन अ चिप, आरएनए साइलेंसिंग। हाँ, आरएनए साइलेंसिंग, पैंजिनोम, और यहाँ तक कि जंपिंग जीन्स के बारे में भी जानेंगे। इज गोइंग टू बी पैक्ड विद इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैंसर ट्रीटमेंट की एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक कार-टी सेल थेरेपी की तरफ। राइट। फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। और अंत में हम स्टेम सेल्स, फिनोम इंडिया, नेशनल बायो बैंक और दूसरे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो सीट बेल्ट बांध लो दोस्त, दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक राइड। लेट्स अनपैक दिस। चलो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके। टॉपिक 1, जीन एडिटिंग, द मॉलिक्यूलर सिजर्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, decoding the building blocks of life and engineering them. So basically जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में। हाँ, सोचो जैसे तुम एक डॉक्यूमेंट में वर्ड्स को कट, कॉपी, पेस्ट करते हो, राइट। वैसे ही साइंटिस्ट डीएनए के पार्ट्स को ऐड, रिमूव या ऑल्टर कर सकते हैं। इट्स लिटरली लाइक हैविंग मोलेक्युलर सिजर्स। बिल्कुल सही। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की पहली जीन एडिटेड शीप। अच्छा, वही जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी और आईसीएआर के रिसर्चर्स ने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज करके एक लैम के मायोस्टैटिन जीन को एडिट किया। ओके, मायोस्टैटिन जीन। रिजल्ट, उसकी मसल ग्रोथ 30% बढ़ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं डाला गया। राइट। ये ट्रांसजेनिक नहीं है, याद रखना। चलो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जीन एडिटिंग हमें ऐसी पावर देता है जिससे हम जेनेटिक डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं, क्रॉप्स को बेहतर बना सकते हैं, और लाइफ के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। सही है, ये साइंस फिक्शन को रियलिटी बना रहा है। ओके, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखो, ये सब शुरू हुआ डीएनए की अंडरस्टैंडिंग से। जैसे ही हमने वो वाटसन और क्रेग के थ्रू डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझा, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। जैसे ही ब्लूप्रिंट हाथ लगा, हमने उसे मॉडिफाई करने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए, और आज क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान, सस्ता और सुपर प्रिसाइज बना दिया है। वाओ। ओके, अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। इसके अंदर क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? देखो, इसके कोर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एडिटिंग। 2 मेन टाइप्स हैं। ओके। एक है सोमैटिक जीनोम एडिटिंग। इसमें बॉडी सेल्स मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को एडिट किया जाता है। अच्छा, तो ये चेंजेस अगली जनरेशन में पास नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरा है जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग। इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म या एग को एडिट करते हैं, और ये चेंजेस हेरिटेबल होते हैं, मतलब? आने वाली जनरेशंस में जा सकते हैं। समझे? राइट। सेकंड आती हैं द टेक्निक्स, यानी द टूल्स। इसके लिए अलग-अलग टूल्स हैं, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस और टैलेंस। ये नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, पर ये बेसिकली डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करते हैं। पर आजकल का सुपरस्टार है CRISPR-Cas9। हाँ, ये नाम तो सुना है। ये एक आरएनए मॉलिक्यूल का यूज करता है, Cas9 प्रोटीन, जो कि हमारी सिजर्स है, उसको डीएनए के एग्जैक्ट स्पॉट तक गाइड करने के लिए। मतलब सुपर प्रिसाइज। एकदम। एक और टेक्निक है होमिंग एंडोन्यूक्लियसेस या मेगा न्यूक्लियसेस। ओके। और इससे रिलेटेड कोई रीसेंट न्यूज है इंडिया में? हाँ, थर्ड पॉइंट, रिलेटेड न्यूज। बरसा 101, इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी बरसा 101 लॉन्च की है। कुछ एक और चीज, फोर्थ पॉइंट, रिलेटेड न्यूज, ग्लो-Cas9। बोस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ग्लो-Cas9 बनाया है। ग्लो-Cas9 मतलब ये ग्लो करता है? एग्जैक्टली। ये एक स्पेशल क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन एडिटिंग करते वक्त लाइट एमिट करता है। नो वे, दैट्स इनक्रेडिबल। तो आप लिटरली देख सकते हो एडिटिंग होते हुए। हाँ, ये डीप सी श्रिम्प के नैनो लूसिफरेज फ्रैगमेंट से बनता है। माइंड ब्लोइंग। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? कहाँ-कहाँ यूज हो रहा है? इम्पैक्ट तो हर जगह है। हेल्थ केयर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल एनीमिया ठीक करने से लेकर कैंसर थेरेपी यानी कार-टी तक। राइट। एग्रीकल्चर में ऐसी क्रॉप्स बनाने में जो ज्यादा यील्ड दें, सूखे में भी उग जाएं, और इवन बायोफ्यूल्स और बायो रेमेडिएशन में भी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इन शॉर्ट, जीन एडिटिंग एक रेवोल्यूशनरी टूल है। ये आने वाले टाइम में मेडिसिन और एग्रीकल्चर का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। ओके, चलो इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं फॉर बेटर मेमोरी। जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शीप और एक ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे बीटी कॉटन, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? गुड क्वेश्चन। द की डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ फॉरेन डीएनए।
जीन एडिटेड शीप में कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, अच्छा सिर्फ उसके एग्जिस्टिंग जीन को ऑल्टर किया गया है। अच्छा जबकि ट्रांसजेनिक में एक दूसरे स्पीसीज का जीन इंसर्ट किया जाता है। ओके मेमोरी हैक एडिटेड इज इक्वल टू ऑल्टर्ड, ट्रांसजेनिक इज इक्वल टू एलियन जीन। परफेक्ट सेकंड क्वेश्चन BIRSA101 किस डिजीज के लिए थेरेपी है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? BIRSA 101 है सिकल सेल डिजीज SCD के लिए, और इसमें क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग यूज होती है। इसका मेमोरी हैक? बिरसा मुंडा ट्राइबल हीरो, SCD हाई प्रेवलेंस इन ट्राइबल एरियाज। कनेक्ट कर लो। एक्सीलेंट कनेक्शन। थर्ड क्वेश्चन सोमैटिक और जर्म लाइन एडिटिंग में से कौन सा हेरिटेबल है? जर्म लाइन एडिटिंग हेरिटेबल है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को मॉडिफाई करता है। ओके और इसका मेमोरी हैक? जर्म लाइन जर्म सीड्स पास होगा, सोमैटिक सोमा बॉडी पास नहीं होगा। ग्रेट। फोर्थ क्वेश्चन ग्लोकाज9 में लाइट कहाँ से आती है? It comes from nanoluciferase fragments from deep sea shrimp. राइट मेमोरी हैक? Glow, deep sea, glowing shrimp. लास्ट वन CRISPR-Cas9 में गाइड का काम कौन करता है? A small piece of RNA acts as the guide for the Cas9 cutting protein. मेमोरी हैक फॉर दिस? CRISPR's guide is its friend RNA. ब्रिलियंट। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो। से इट आउट लाउड। जीन एडिटिंग यूजेस मोलेकुलर सिजर्स लाइक CRISPR-Cas9 टू ऑल्टर DNA। So in short, gene editing DNA को precisely change करने की टेक्नोलॉजी है जिसकी एप्लीकेशंस मेडिसिन से एग्रीकल्चर तक हैं। ओके नेक्स्ट अप टॉपिक 2 GM क्रॉप्स डिजाइनिंग आवर फूड। राइट। GM क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी फसलें हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल यानी DNA को आर्टिफिशियली ऑल्टर किया गया है। हाँ। बेसिकली हम उनमें डिजायरेबल फीचर्स डालते हैं जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस या बेटर न्यूट्रिशन बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है बीटी कॉटन। हाँ ये तो सुना है। इसमें एक बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से एक जीन निकालकर कॉटन में डाला गया। अच्छा इससे कॉटन खुद एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो बोलवर्म जैसे पेस्ट को मार देता है। सो फार्मर्स को कम पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है। दैट्स कूल ना। दैट इज वेरी कूल। चलो इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है फूड सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज है। हमें ऐसी क्रॉप्स चाहिए जो ज्यादा यील्ड दें, कम रिसोर्सेज में उग सकें। GM टेक्नोलॉजी इसका एक पावरफुल सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, पर इसका बैकग्राउंड इंडिया में काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। हाँ इस पर काफी डिबेट है ना? बहुत। एनवायरमेंट और हेल्थ कंसर्न्स की वजह से अडॉप्शन स्लो रहा है। एक्टिविस्ट ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स के बीच में काफी फ्रिक्शन रहता है जिसके कारण पॉलिसी मेकिंग भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। राइट तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इंडिया में सीन क्या है अभी? ओके सो फर्स्ट अडॉप्शन स्टेटस इन इंडिया। अभी तक बीटी कॉटन ही अकेला GM क्रॉप है जिसे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया गया है। सिर्फ बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल का क्या हुआ? ब्रिंजल को GEAC ने क्लियर किया था बट गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम लगा दिया पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद। और GM मस्टर्ड DMH11 को कंडीशनली अप्रूव किया गया है बट मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो काफी हर्डल्स हैं। हाँ। सेकंड इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको रेगुलेट करने के लिए एक मल्टी लेवल सिस्टम है। ओके कौन रेगुलेट करता है इसको? टॉप पर है GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट MoFNCC के अंदर आती है। फाइनल अप्रूवल यही देती है। और इसके नीचे? फिर है RCGM रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये DBT के अंडर रिसर्च को मॉनिटर करती है। अच्छा। स्टेट लेवल पर SBCC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLC कंप्लायंस चेक करते हैं। और अगर GM फूड इंपोर्ट या सेल करना है तो FSSAI का अप्रूवल जरूरी है। वाह पूरा एक सिस्टम है। बिल्कुल। थर्ड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है SDN टेक्नोलॉजी पर। SDN? साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। इंडिया ने SDN 1 और 2 टाइप्स को जनरल बायोसेफ्टी रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि SDN 1 और 2 एडिटिंग में फॉरेन जीन ऐड नहीं होता, इसलिए उन्हें ट्रेडिशनल GM क्रॉप से अलग माना जा रहा है। अच्छा ये जीन एडिटिंग की तरह हो गया। एग्जैक्टली। जबकि SDN 3 में फॉरेन जीन इंसर्ट होता है सो इट्स रेगुलेटेड एज अ GM क्रॉप। अंडरस्टूड। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हो सकता है? पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। फूड सिक्योरिटी बढ़ाना, एडिबल ऑयल्स में सेल्फ सफिशिएंसी लाना, फार्मर्स की इनकम बढ़ाना। लेकिन इसके रिस्क भी हैं। हाँ जैसे बायोडाइवर्सिटी पर असर या सुपरवीड्स का डेवलप होना, इन सब को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? कि GM क्रॉप्स एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। पोटेंशियल बहुत है पर केयरफुल रेगुलेशन और पब्लिक ट्रस्ट के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। द साइंस इज स्ट्रॉन्ग बट द सोशल एक्सेप्टेंस इज द रियल हर्डल। चलो इसको भी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया में अभी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कौन सी अकेली GM क्रॉप अप्रूव्ड है? सिर्फ बीटी कॉटन। इसका मेमोरी हैक है, इंडिया में GM का किंग अभी सिर्फ कॉटन है। गुड वन। सेकंड क्वेश्चन GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOFSI। मेमोरी हैक GEAC का E फॉर एनवायरमेंट। सिंपल। परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन GM फूड प्रोडक्ट्स की सेल और इंपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है? FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मेमोरी हैक फूड इज इक्वल टू FSSAI, नो कंफ्यूजन। राइट। फोर्थ क्वेश्चन SDN 1 और SDN 2 को नॉर्मल रेगुलेशन से छूट क्यों मिली है? क्योंकि इनमें कोई फॉरेन DNA ऐड नहीं होता। दे आर कंसिडर्ड जीन एडिटेड, नॉट GM इन द ट्रेडिशनल सेंस। ओके इसका मेमोरी हैक? SDN 1 and 2 is equal to no alien DNA,
is equal to less rules. ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, बीटी ब्रिंजल का करंट स्टेटस क्या है? It was cleared by GAC, but is currently under a moratorium. इसका मेमोरी हैक, ब्रिंजल मोरेटोरियम में वेट कर रहा है। Awesome. Okay, pause and practice saying BT cotton is the only approved GM crop in India and it's regulated by GEAC under MOFCC. इन शॉर्ट, GM क्रॉप्स में DNA ऑल्टर किया जाता है बाय एडिंग फॉरेन जीन्स। इंडिया में सिर्फ BT कॉटन अप्रूव्ड है और इसका रेगुलेशन एक स्ट्रिक्ट मल्टी टियर सिस्टम के थ्रू होता है। Let's move to a monumental project. Topic 3, Genome India Project, mapping India's genetic diversity. हाँ, ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो सोचो, अगर हमारे पास पूरे इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक डिटेल्ड मैप हो, यही है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसका एम है 10,000 इंडियंस के जीनोम्स को सीक्वेंस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाना। इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन सोचो। मान लो नॉर्थ इंडिया में एक पर्टिकुलर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, पर साउथ इंडिया में नहीं। हाँ, ऐसा होता है। क्यों? हो सकता है इसका जवाब हमारे जेनेटिक वेरिएशन में छिपा हो। ये प्रोजेक्ट ऐसी ही इंडियन स्पेसिफिक हेल्थ सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करेगा और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को रियलिटी बनाएगा। वाओ, लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। देखो, इंडिया में इतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी वजह है मल्टीपल फाउंडर पॉपुलेशंस और एंडोगमी। इस डाइवर्सिटी को मैप करना पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? किसने शुरू किया? ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT ने इनिशिएट किया है। राइट। इससे पहले ग्लोबली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो चुका है, पर उसमें इंडियन पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। सो अ लॉट ऑफ ग्लोबल जेनेटिक डेटा हम पर अच्छे से अप्लाई नहीं होता। दिस प्रोजेक्ट फिक्सेस दैट। सही बात है। तो इसके कोर लॉजिक में क्या है? फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ डिटेल्ड कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स SNPs और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस जो इंडियन पॉपुलेशन की यूनिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करें। इससे हमें बीमारियों के जेनेटिक बेसिस को समझने में मदद मिलेगी। ओके। और ये सारा डेटा स्टोर कहाँ होगा? बहुत सेंसिटिव डेटा है ये। सेकंड, डेटा स्टोरेज। सारा डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC में स्टोर किया जाएगा, जो फरीदाबाद हरियाणा में है। अच्छा। याद रखना, ये इंडिया का पहला नेशनल लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी है। इससे हमारी डेटा सॉवरेनिटी भी इंश्योर होती है। गुड पॉइंट। और इसके अलावा भी ऐसी कोई इनिशिएटिव्स हैं? हाँ, बिल्कुल। थर्ड, अदर इनिशिएटिव्स जैसे CSIR का इंडिजन प्रोग्राम, जिसने ऑलरेडी 1000 से ज्यादा इंडियन जीनोम्स को मैप किया है। ओके। एक है DBT का वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, रिसर्च प्रमोट करने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पर HGP तो था ही, और UK का 100,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट भी है। तो पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। यस। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के लिए? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जेनेटिक डिजीजेस का बेहतर डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब आपके DNA के हिसाब से दवाई, और इंडिया स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे साउथ एशियंस में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का हाई रेट, उसके सॉल्यूशंस। ये एंसेस्ट्री समझने में भी हेल्प करेगा, राइट? बिल्कुल, हमारे माइग्रेशन पैटर्न्स को समझने में भी। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक गूगल मैप जैसा है इंडियन जेनेटिक्स के लिए। ये फ्यूचर में हेल्थ केयर को नेविगेट करने में हमारी मदद करेगा। इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन आवर फ्यूचर हेल्थ। ब्रिलियंट। रेडी फॉर अ क्विक क्विज? लेट्स डू इट। फर्स्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To map India's genetic diversity by sequencing 10,000 Indian genomes and creating a reference database. Memory hack: Genome India is equal to Indian genetic map. सेकंड, इस प्रोजेक्ट का डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा? At the Indian Biological Data Center (IBDC) in Faridabad. Memory hack: India का बायोडेटा IBDC में लॉक है। थर्ड, इस प्रोजेक्ट को किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है? Department of Biotechnology (DBT). Memory hack: Genome is equal to Biotech (DBT). फोर्थ, इंडिजन प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? CSIR (Council of Scientific and Industrial Research). Memory hack: Indigen, Desi Research, CSIR. फाइनली, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP क्या था? It was an international collaboration to map the entire human genome for the first time. Basically, humanity's first look at its own blueprint. इसका मेमोरी हैक? HGP is equal to humanity's first genome party. नाइस वन। अब प्रैक्टिस करो। बोलो, द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय DBT aims to map India's genetic diversity and store it at the IBDC. In short, Genome India Project इंडिया की यूनिक जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप कर रहा है ताकि पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पॉसिबल हो सके। ओके, अब हम कुछ रैपिड फायर राउंड्स में कुछ और एक्साइटिंग बायोटेक डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। These are short but very important. Ready हो? Let's go. टॉपिक 4, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। Okay. Explanation: ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक तरह से सेल्फिशली प्रमोट करती है एक पर्टिकुलर जीन को। ये इंश्योर करती है कि वो जीन आने वाली सारी जनरेशंस में पास हो, इवन इफ उससे कोई सर्वाइवल एडवांटेज ना हो। हाँ, इससे हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन हम एक जीन ड्राइव रिलीज करें जो सारे मेल मॉस्किटोज को स्टेराइल बना दे। पॉपुलेशन क्रैश कर जाएगी। एग्जैक्टली। बहुत पावरफुल है बट काफी कंट्रोवर्शियल भी। राइट। मिनी रिकैप। GDT ensures a specific gene is inherited by all offspring, used to control pests, disease vectors. ओके, नेक्स्ट। टॉपिक 5, जीनोम एडिटेड राइस। एक्सप्लेनेशन:
इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जीई राइस वैरायटीज डेवलप की हैं। डीआरआर राइस 100, कमला और पूसा डीएसटी राइस 1। और खास बात यह है कि इन्हें क्रिस्पर कैस से बनाया गया है। हाँ, इनमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, इसलिए ये जीएम क्रॉप्स नहीं है। राइट, ये SDN 1-2 कैटेगरी में आते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट किया है। इसका मिनी रिकैप। ये क्या है? एक्सप्लेनेशन। ये एक माइक्रो स्केल सिस्टम है जो ह्यूमन ऑर्गन्स के की फंक्शंस को एक चिप पर मिमिक करता है। मतलब एक मिनी लिवर या मिनी लंग ऑन अ चिप? बिल्कुल। इससे ड्रग टेस्टिंग बहुत एक्यूरेट, फास्ट और एथिकल हो जाती है। एनिमल टेस्टिंग कम हो जाता है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन लैब टेस्ट्स एंड ह्यूमन ट्रायल्स। इंटरेस्टिंग। मिनी रिकैप? OOC creates mini organs on a chip for better and more ethical drug testing. ऑलराइट, टॉपिक 7, RNA साइलेंसिंग। Right? एक्सप्लेनेशन। ये एक नेचुरल सेल्यूलर प्रोसेस है जिससे जीन्स को टर्न ऑफ या साइलेंस किया जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जीन एक्सप्रेस नहीं होता। हाँ, RNA साइलेंसिंग में छोटे RNA मॉलिक्यूल्स जैसे siRNA या miRNA, मैसेंजर RNA, mRNA से बाइंड करते हैं। सर्चर्स इसका यूज प्लांट्स को वायरस से बचाने के लिए और डिजीजेस ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं। इसका मिनी रिकैप। RNA silencing uses small RNA molecules to switch off specific genes, often for disease protection. ओके, टॉपिक 8, पैनजीनोम। Explanation. देखो, एक सिंगल रेफरेंस जीनोम की जगह पैनजीनोम एक स्पीशीज के कई इंडिविजुअल्स के जीनोम सीक्वेंसेस का कंप्लीट कलेक्शन होता है। अच्छा, मतलब पूरी स्पीशीज का जेनेटिक डेटा एक साथ? हाँ, ये उस स्पीशीज की पूरी जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैप्चर करता है। जैसे अभी चाइनीज साइंटिस्ट ने एशियन राइस का पैनजीनोम बनाया है। इससे बेटर क्रॉप्स डेवलप करने में मदद मिलती है जो अलग-अलग एनवायरनमेंट्स में थ्राइव कर सकें। तो इसका मिनी रिकैप? A pangenome is a collection of all genes from all individuals of a species, capturing complete genetic diversity. नेक्स्ट, टॉपिक 9, शुक्र जीन। ये क्या है? शुक्र। हाँ, SHUKR। एक्सप्लेनेशन। CSIR CCMB के रिसर्चर्स ने एक नया जीन शुक्र डिस्कवर किया है। इंटरेस्टिंग। ये जीन फ्लावरिंग प्लांट्स के सडन एवोल्यूशन और सक्सेस को एक्सप्लेन करता है, जिसे डार्विन ने अबॉमिनेबल मिस्ट्री कहा था। अच्छा, डार्विन की मिस्ट्री सॉल्व होगी। एक तरह से ये जीन हेल्दी पोलन ट्यूब डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए क्रिटिकल है। ओके, इसका मिनी रिकैप। The Shukra gene helps explain the rapid evolution of flowering plants, solving Darwin's abominable mystery. Topic 10, DNA profiling. हाँ, इसे DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। Right. Explanation. ये हर इंडिविजुअल के DNA के यूनिक पैटर्न्स जैसे VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को एनालाइज करके उन्हें आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है। इसके मेथड्स क्या हैं? इसके मेथड्स हैं STR, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स एनालिसिस, mTNA एनालिसिस, Y क्रोमोसोम एनालिसिस, एटसेट्रा। और ये यूज कहाँ होता है? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्ट्स और डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत यूज होता है। इसका मिनी रिकैप। DNA profiling identifies individuals based on unique patterns in their DNA, crucial for forensics. और इस रैपिड फायर राउंड का लास्ट टॉपिक नंबर 11, जंपिंग जीन्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ओह, ये बहुत फैसिनेटिंग है। एक्सप्लेनेशन। ये DNA सीक्वेंसेस हैं जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में ये म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर कर सकते हैं और एवोल्यूशन को ड्राइव कर सकते हैं। सीरियसली? हाँ, हमारे ह्यूमन जीनोम का लगभग 50% इन्हीं जंपिंग जीन से बना है। दे आर अ मेजर फोर्स ऑफ जेनेटिक चेंज। दैट इज इनसेन। इसका मिनी रिकैप। ओके, अब एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टॉपिक, टॉपिक 12, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी CAR-T थेरेपी। राइट। यानी CAR-T थेरेपी, ट्रेनिंग योर ओन सेल्स टू फाइट कैंसर। ये एक गेम चेंजिंग कैंसर थेरेपी है। इसमें पेशेंट के अपने इम्यून सेल्स यानी टी सेल्स को बॉडी से बाहर निकालकर लैब में जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है। राइट। उन पर एक स्पेशल रिसेप्टर CAR लगाया जाता है जो उन्हें कैंसर सेल्स को पहचानने और अटैक करने में सुपर इफेक्टिव बना देता है। इसीलिए इसे लिविंग ड्रग भी कहते हैं। एग्जैक्टली। और इंडिया ने इसमें एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। क्या? नेक्स्ट CAR-19 इंडिया की पहली इंडिजिनस CAR-T थेरेपी लॉन्च हो चुकी है। वाओ। ये 20 सेल ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के लिए है और इससे ट्रीटमेंट का कॉस्ट 90% तक कम हो जाएगा। 90%? हाँ, ये IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। दिस इज अ ह्यूज लीप फॉर एक्सेसिबल एडवांस्ड हेल्थ केयर इन इंडिया। दिस इज अमेजिंग। लेट्स डिस्कस दिस थेरेपी। इंट्रोडक्शन। देखो, इमेजिन करो, कैंसर से लड़ने के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन की जगह हम बॉडी के अपने डिफेंस सिस्टम को ही सुपर स्मार्ट और टारगेटेड बना दें। यही है CAR-T थेरेपी का कोर आइडिया। इट्स अ फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी एंड जीन थेरेपी कंबाइंड। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से कैसे अलग है? ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स जैसे कीमो पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हेल्दी सेल्स को भी मारते हैं। राइट, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। जबकि CAR-T एक हाईली टारगेटेड पर्सनलाइज्ड थेरेपी है। इसकी सक्सेस रेट स्पेशली इन रिलैप्स्ड ब्लड कैंसर्स में बहुत हाई है, जहां बाकी सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो चुके होते हैं। ओके, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? ये प्रोसेस काम कैसे करता है? द प्रोसेस इज फैसिनेटिंग। फर्स्ट, पेशेंट के ब्लड से टी सेल्स निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को ल्यूकोफेरेसिस कहते हैं। ओके। सेकंड, लैब में एक हार्मलेस वायरस यूज करके उनमें CAR
यानी क्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन इंसर्ट किया जाता है। वायरस से जीन डालते हैं? हाँ, अ मॉडिफाइड सेफ वायरस। थर्ड, ये कार टी सेल्स मिलियंस की क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं। और फिर? फाइनली उन्हें वापस पेशेंट में एक सिंगल इन्फ्यूजन के थ्रू डाल दिया जाता है। वाओ, इसके एडवांटेजेस तो क्लियर है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म रिमिशन दे सकता है, एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट है, बस एक वन टाइम इन्फ्यूजन। पर इसके चैलेंजेस या साइड इफेक्ट्स भी होंगे? बिल्कुल, इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसमें इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और बॉडी में सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कभी-कभी कैंसर सेल्स एंटीजन एस्केप कर जाते हैं। मतलब वो कार टी सेल से बचने के लिए बदल जाते हैं? एग्जैक्टली। प्लस इट इज वेरी एक्सपेंसिव। राइट। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है, स्पेशली नेक्सकार 19 के साथ? ये ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के पेशेंट्स के लिए एक नई उम्मीद है, जिनके लिए दूसरे ट्रीटमेंट्स फेल हो चुके हैं। नेक्सकार 19 इज मेकिंग दिस होप अफोर्डेबल फॉर इंडियंस। तो इसका कंक्लूजन क्या है? CAR-T थेरेपी इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट। हम एक्सटर्नल ड्रग से हटकर अपने ही इंजीनियर्ड सेल्स को मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं। इट इज द फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी। लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट, कार टी थेरेपी को लिविंग ड्रग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जिंदा जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल्स यूज होते हैं जो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं और कैंसर से अटैक करते रहते हैं फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। ओके, इसका मेमोरी हैक? CAR-T इज इक्वल टू लिविंग सेल्स, नॉट लिविंग ड्रग। एग्जैक्टली। सेकंड, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस CAR-T थेरेपी का नाम क्या है? नेक्सकार 19 मेमोरी हैक। नेक्स्ट जेन फॉर इंडिया इज इक्वल टू नेक्सकार 19। परफेक्ट। थर्ड, इस थेरेपी का सबसे कॉमन और सीरियस साइड इफेक्ट क्या है? साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं। मेमोरी हैक, कार्स फ्यूरी इज इक्वल टू साइटोस्टॉर्म। राइट। फोर्थ, ये थेरेपी किस टाइप के कैंसर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है? प्राइमरली फॉर बी सेल ब्लड कैंसर्स जैसे लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, क्योंकि ये CD19 एंटीजन को टारगेट करता है। ओके, मेमोरी हैक? CRT's टारगेट इज इक्वल टू बैड ब्लड सेल्स। लास्ट क्वेश्चन, इस थेरेपी में CAR का फुल फॉर्म क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये चाइमेरिक है क्योंकि ये एक एंटीबॉडी के पार्ट्स कैंसर को पहचानने के लिए और टी सेल रिसेप्टर के पार्ट्स किल फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए को कंबाइन करता है। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। इसका मेमोरी हैक? द रिसेप्टर दैट्स अ चाइमेरा मिक्स ऑफ पार्ट्स टू हंट एंटीजन्स। Awesome. Okay, practice this. Nexcar 19 is India's indigenous CAR-T therapy, a living drug for blood cancers that engineers a patient's own T cells. इन शॉर्ट, CAR-T थेरेपी पेशेंट के अपने टी सेल्स को इंजीनियर करके उन्हें कैंसर फाइटिंग सुपर सोल्जर्स बनाती है। अब एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक 13, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT। हाँ, यानी MRT, द 3 पेरेंट बेबी टेक्निक। राइट। MRT एक स्पेशल IVF टेक्निक है जिससे उन मदर्स को हेल्दी बेबी पैदा करने में हेल्प मिलती है जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हैं। और इसमें बेबी के पास 3 लोगों का जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? बिल्कुल। रिसेंटली यूके में एक क्लिनिकल ट्रायल में इस टेक्निक से सेवरल बेबीज को उनकी मदर से आने वाली सीरियस ऑफन फेटल माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस से बचाया गया। ये एक बहुत बड़ी मेडिकल ब्रेक थ्रू है। वाओ, लेट्स डिकोड दिस प्रॉपर्ली। इंट्रोडक्शन। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के पावर प्लांट्स होते हैं। अगर इनमें डिफेक्ट हो तो बॉडी में एनर्जी नहीं बनती और मेजर ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और ये डिजीजेस सिर्फ मदर से बच्चे में पास होती हैं, है ना? एग्जैक्टली। MRT इज द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस ट्रांसमिशन। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये कब डेवलप हुई? माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इनक्यूरेबल हैं और डेवास्टेटिंग हो सकती हैं। फॉर डेकेड्स ऐसी फैमिलीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। MRT, जो सालों की रिसर्च के बाद डेवलप हुई, उन्हें वो ऑप्शन देती हैं। यूके वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीगली अप्रूव इट। समझ गई। अब इसके कोर लॉजिक पर आते हैं। ओके, फर्स्ट द प्रॉब्लम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना छोटा सा DNA होता है, एम्प्टी DNA, जो हमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ मदर से मिलता है। एग सेल के साइटोप्लाज्म से। हाँ, अगर मदर के एम्प्टी DNA में म्यूटेशन है तो बच्चे को भी वो डिजीज होगी। तो द सॉल्यूशन MRT क्या है? इसमें पेरेंट्स इंटेंडेड एम्ब्रियो से न्यूक्लियर DNA निकालकर एक डोनर के एग में डाल दिया जाता है। इस डोनर एग का न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है पर उसके माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होते हैं। और फिर इस रिकंस्ट्रक्टेड एग को फर्टिलाइज किया जाता है। राइट। तो फिर थर्ड पॉइंट, 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए बच्चे के पास 3 जेनेटिक इनपुट्स होते हैं। नंबर 1, फादर का न्यूक्लियर DNA अराउंड 50%। ओके। नंबर 2, मदर का न्यूक्लियर DNA अराउंड 50%। राइट। और नंबर 3, डोनर वुमन की हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया और उसका एम्प्टी DNA जो सिर्फ 0.1% होता है। इसलिए इसे 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। फैसिनेटिंग। इसकी कोई अलग टेक्निक्स भी हैं? हाँ, फोर्थ पॉइंट, इसके 2 मेन तरीक्स हैं। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर PNT, जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, और मटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर MST, जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। ओके। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है?
ये उन फैमिलीज को होप देता है जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस से अफेक्टेड हैं, लेकिन इस पर एथिकल डिबेट्स भी हैं। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियोज क्रिएट करने पर। एग्जैक्टली और डोनर के राइट्स पर भी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? MRT is a powerful technology to prevent a specific category of genetic diseases, but it also raises complex ethical questions about germline modification that society needs to address carefully. चलो इसको समझते हैं। फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस किससे इनहेरिट होती हैं, मदर, फादर या दोनों? Exclusively from the mother. Memory hack. Mitochondria, mother. परफेक्ट। सेकंड, 3 पेरेंट बेबी में तीसरा जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आता है? From a donor woman's healthy mitochondria, specifically her mtDNA. Memory hack. Third parent equals to mitochondria donor. थर्ड, MRT में पेरेंट्स का कौन सा डीएनए यूज होता है जो बेबी के ट्रेट्स डिटरमिन करता है? सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया जाता है। मेमोरी हैक। MRT कीप्स द न्यूक्लियस, रिप्लेसेस द पावर हाउस। ग्रेट। फोर्थ, PNT और MST में क्या फर्क है? PNT प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर इज डन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑन अ जाइगोट, जबकि MST मटर्नल स्पिंडल ट्रांसफर इज डन बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑन एन अनफर्टिलाइज्ड एग। इसका मेमोरी हैक? प्रोन्यूक्लियर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लास्ट वन, बेबी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आईज, हेयर कलर, वो किसके डीएनए से आते हैं? फ्रॉम द पेरेंट्स न्यूक्लियर डीएनए। डोनर का mtDNA सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन अफेक्ट करता है, फिजिकल रेट्स को नहीं। इसका मेमोरी हैक? लुक्स फ्रॉम पेरेंट्स, पावर फ्रॉम डोनर। Perfect. Okay, practicing. MRT uses nuclear DNA from parents and healthy mitochondria from a donor to prevent mitochondrial diseases, creating a 3-parent baby. इन शॉर्ट, MRT एक ऐसी IVF टेक्निक है जो मदर से आने वाली माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को रोकती है, जिससे 3 पेरेंट बेबी बनता है। चलो, अब बात करते हैं बॉडी के मास्टर सेल्स की। टॉपिक 14, स्टेम सेल्स, द बॉडीज रिपेयर किट। स्टेम सेल्स स्पेशल ह्यूमन सेल्स हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मतलब वो बॉडी में किसी भी डिफरेंट सेल टाइप में डेवलप हो सकते हैं। बेसिकली बॉडी का रॉ मटेरियल। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। एक पर्सन को सिवियर बर्न्स हैं, डॉक्टर्स स्टेम सेल्स यूज करके लैब में नई स्किन ग्रो कर सकते हैं और उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा। या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स के लिए होता है, वो बेसिकली एक स्टेम सेल थेरेपी ही है। Right. डाइव डीप। इंट्रोडक्शन। देखो, स्टेम सेल्स के पास 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, सेल्फ रिन्यूअल, यानी दे कैन डिवाइड एंड मेक मोर स्टेम सेल्स। और दूसरी? And number 2, differentiation. Yani they can become specialized cells like muscle cells, brain cells, or blood cells. This makes them incredibly powerful for regenerative medicine. इसका बैकग्राउंड क्या है? इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी रही है ना? हाँ, stem cell research promising भी है और controversial भी, especially embryonic stem cells का use. तो अब क्या सॉल्यूशंस हैं? Over time, scientists ने नए तरीके ढूंढे हैं, जैसे induced pluripotent stem cells, IPSCs, जिससे ethical concerns कम हो जाते हैं। ओके, तो इसके कोर लॉजिक में टाइप्स क्या हैं? First, types of stem cells. Mainly 2 types हैं। Embryonic stem cells होते हैं, pluripotent होते हैं। प्लूरिपोटेंट मतलब? they can become any cell in the body. ये एम्ब्रियो से आते हैं। दूसरे हैं अडल्ट स्टेम सेल्स, जो वेरियस टिश्यूज जैसे बोन मैरो में मिलते हैं। ये मल्टीपोटेंट होते हैं। मतलब एक लिमिटेड रेंज ऑफ सेल्स बन सकते हैं। करेक्ट। सेकंड, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, IPSCs. दिस वाज अ नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी। अच्छा, ये क्या है? साइंटिस्ट नॉर्मल अडल्ट सेल्स जैसे स्किन सेल्स को लेकर उन्हें जेनेटिकली रीप्रोग्राम कर सकते हैं टू बिहेव लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। दिस इज अ गेम चेंजर। वाओ, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है? द पोटेंशियल इज वास्ट। पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, इन सब को ट्रीट करना, ड्रग टेस्टिंग में, और डिजीजेस कैसे डेवलप होती हैं उसे समझने में। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अभी क्या है? स्टेम सेल थेरेपी ऑलरेडी कुछ कंडीशंस के लिए यूज हो रही है और ये मेडिसिन को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है बाय रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इफेक्टिवली ऐसी बीमारियों को क्योर करना जो अभी अनट्रीटेबल हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? स्टेम सेल्स आर द फाउंडेशन ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। अभी भी चैलेंजेस हैं, पर ये बॉडी को अंदर से रिपेयर करने की तरफ एक फंडामेंटल शिफ्ट है। Let's check our concepts. First, what are the 2 key properties of stem cells? Self renewal and differentiation. Memory hack. Stem cells can copy, renew, and paste, differentiate themselves. Right. Second, embryonic और adult stem cells में main difference क्या है? Embryonic stem cells pluripotent है, यानी can become any cell. Adult stem cells multipotent है, यानी a limited range of cells. इसका memory hack. Embryonic equals everything, adult equals a few things. Third, what are IPSCs? Cells help the body regenerate. Finally, एक well-established stem cell therapy जो आज use होती है. Bone marrow transplant for treating blood cancers like leukemia. Memory hack. Bone marrow equals blood stem cells factory. Great. Okay, practicing. Stem cells are undifferentiated cells with the properties of self-renewal and differentiation, and they are the basis of regenerative medicine. In short, stem cells are the body's internal repair system and have the potential to treat a wide range of diseases. Okay, we talked about the Genome India project. अब उससे एक स्टेप आगे जाते हैं. Topic 15, Phenome India National Biobank, Beyond the Genome.
राइट, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर जीनोम हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है तो फिनोम हमारे सारे ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स का सेट है। हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, डिजीज हिस्ट्री, एवरीथिंग। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट इसका डेटा कलेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। इसका एप्लीकेशन सोचो। मान लो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बताता है कि आपको डायबिटीज का हाई जेनेटिक रिस्क है। ओके। फिर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटा बताएगा कि कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे डाइट या एक्सरसाइज उस रिस्क को कम या ज्यादा करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस। अच्छा, इट कनेक्ट्स जीन्स टू रियल लाइफ हेल्थ आउटकम्स। एग्जैक्टली। लेट्स डिस्कस दिस नेशनल इनिशिएटिव। इंट्रोडक्शन। देखो, हेल्थ सिर्फ हमारे जीन्स यानी जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं करती। ये इस पर डिपेंड करती है कि वो जीन्स हमारे एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और इस इंटरैक्शन से हमारा फिनोटाइप बनता है। सही है। देखिए, इंडिया प्रोजेक्ट एम्स टू स्टडी दिस वेरी इंटरैक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मॉडर्न मेडिसिन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ मूव कर रही है, और इसके लिए हमें मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा चाहिए जो जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और हेल्थ आउटकम्स को कनेक्ट करे। दिस प्रोजेक्ट इज इंडियाज एफर्ट टू बिल्ड दैट डेटा रिपोजिटरी। सही है। तो इसके कोर लॉजिक में क्या है? फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव। द गोल इज टू कलेक्ट डिटेल्ड हेल्थ डेटा और बायोलॉजिकल सैंपल्स 10,000 से ज्यादा इंडिविजुअल से ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये डेटा, जिसे फिनोम कहते हैं, उनके जेनोमिक डेटा से लिंक किया जाएगा। और ये सैंपल्स कहाँ स्टोर होंगे? सेकेंड, द नेशनल बायो बैंक। ये बायोलॉजिकल सैंपल्स, ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर फैसिलिटी में स्टोर किए जाते हैं, जिसे बायो बैंक कहते हैं। द फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक रिसर्चर्स के लिए एक प्राइसलेस रिसोर्स होगा। तो थर्ड, फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप को एक बार फिर से क्लियर कर दो। जरूर। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कोड, फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। इक्वेशन याद रखो, जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट प्लस लाइफस्टाइल इज इक्वल टू फिनोटाइप। गॉट इट। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? दिस विल लीड टू बेटर प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। हम डिजीजेस जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज के लिए अर्ली बायोकेमिकल मार्कर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंडिया स्पेसिफिक हेल्थ गाइडलाइंस बना सकते हैं। इट्स द फाउंडेशन ऑफ प्रिडिक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। तो इसका कंक्लूजन क्या है? द फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के साथ मिल जाएगा तो ये इंडियन पॉपुलेशन में हेल्थ और डिजीज की एक कंप्लीट पिक्चर देगा। इट विल पेव द वे फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। रेडी फॉर अ चेकअप? हाँ, फर्स्ट, व्हाट इज अ फिनोम? इट्स द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से बनते हैं। मेमोरी हैक, फिनोम इज इक्वल टू फिजिकल मैनिफेस्टेशन। सेकंड, व्हाट इज द कोर इक्वेशन टू रिमेंबर द रिलेशनशिप? जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू फिनोटाइप। मेमोरी हैक, जीन्स प्लस लाइफ इज इक्वल टू यू। थर्ड, व्हाट इज अ बायोबैंक? A repository that stores biological samples for research purposes. Memory hack, biobank is equal to a library of biological samples. फोर्थ, ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक हेल्थ सॉल्यूशंस और गाइडलाइंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यूनिक हैं। इसका मेमोरी हैक। फिनोम इंडिया इज इक्वल्स टू हेल्थ फॉर इंडिया। फाइनली, जीनोम और फिनोम डेटा को कंबाइन करने का अल्टीमेट गोल क्या है? To enable precision, predictive and personalized medicine. Memory hack, genome plus phenome is equals to precision healthcare. Brilliant. Okay, now practice saying, the Phenome India project collects data on observable traits and stores samples in a biobank to understand how genes and environment interact to affect health. In short, the Phenome India project studies the phenotype to connect our genetic blueprint to our actual health, enabling precision medicine. What a journey, दोस्त! हमने आज पूरा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिवर्स एक्सप्लोर कर लिया. From editing our genes to understanding our health in a completely new way. Let's quickly recap. हमने स्टार्ट किया था जीन टेक्नोलॉजी से, जहां हमने देखा कि कैसे जीन एडिटिंग से हम डीएनए को बदल सकते हैं। हाँ. फिर हमने जीएम क्रॉप्स के पोटेंशियल और चैलेंजेस को समझा, और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से जाना कि इंडिया अपनी यूनिक जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैसे मैप कर रहा है। Exactly. फिर हमने कैंसर से लड़ने वाली अमेजिंग CAR-T थेरेपी को डिकोड किया, MRT से 3 पेरेंट बेबीज के कॉन्सेप्ट को समझा और स्टेम सेल्स की रीजेनरेटिव पावर को जाना। राइट। We also looked at a whole range of cutting-edge developments from organ on a chip to jumping genes. और एंड में हमने फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट से देखा कि कैसे हम हेल्थ को एक होलिस्टिक वे में स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हमने लाइफ के कोड को पढ़ना, लिखना और रीराइट करना सीखा। द थीम वाज क्लियर, इंजीनियरिंग बायोलॉजी फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब तुम्हारे लिए कुछ क्विक चैलेंजेस हैं। ट्राई करो। नंबर 1, अपने शब्दों में सोमैटिक और जर्म लाइन एडिटिंग के बीच का फर्क समझाओ। 2, GEAC का रोल क्या है, एक लाइन में बताओ। 3, CAR-T थेरेपी को लिविंग ड्रग क्यों कहते हैं, सोचो। 4, अगर तुम्हें किसी दोस्त को 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट समझाना हो तो कैसे समझाओगे। 5, स्टेम सेल्स और नॉर्मल बॉडी सेल्स में क्या मेन डिफरेंस है। एंड 6, फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या कनेक्शन है। सोचना इस पर। एंड हियर्स वन फाइनल चैलेंज फॉर यू। आज हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज डिस्कस की, उनमें से कोई एक, जैसे ऑर्गन ऑन अ चिप या RNA साइलेंसिंग, चुनो। एक 60 सेकंड का ऑडियो नोट रिकॉर्ड करो जिसमें तुम उस टेक्नोलॉजी का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो।
ग्रेट आइडिया। खुद को सुनो और देखो तुम कितना क्लियर समझा पाते हो। दिस वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हम इसके विटनेस बन रहे हैं। ऐसे ही और अमेजिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। Until next time, keep questioning, keep learning and stay curious. Remember, knowledge ही असली पावर है। हे दोस्त, कभी सोचा है कि एक छोटी सी खांसी या फिर एक मस्कीटो बाइट। एग्जैक्टली एक सिंगल मस्कीटो बाइट पूरी दुनिया को मतलब लिटरली कैसे हिला सकता है? इट्स क्रेजी राइट? आज हम हेल्थ एंड साइंस की दुनिया में एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। हम नए तरीकों से लेकर टू फाइट डिजीजेस तो हमारे इम्यून सिस्टम के सुपर गार्ड्स तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। रेडियो एब्सोल्युटली। और पता है ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, राइट? ये वो नॉलेज है जो हमें हमारी फैमिली को और हमारी कम्युनिटी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। बेसिकली एम्पावरमेंट थ्रू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। सो अगर साइंस एंड हेल्थ की दुनिया के सीक्रेट्स जानने हैं तो एक काम जरूर करना, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और वो घंटी जरूर बजा देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखता है? कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करेंगे कुछ मेजर डिजीजेस से। विल गेट डीप इनटू ट्यूबरक्यूलोसिस एंड HIV, ओके, उनके मैकेनिक्स और लेटेस्ट ब्रेक थ्रू समझेंगे। साउंड्स ग्रेट। फिर हम ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, एमपॉक्स और HPV जैसी दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारियों पर भी नजर डालेंगे। अ क्विक टूर। राइट, जो न्यूज में रही हैं। उसके बाद हम इम्यून सिस्टम के एक नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसे कहते हैं पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। बहुत फैसिनेटिंग है। इंट्रीगिंग। फिर आएगा द बिग वन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR, जिसे द साइलेंट पेंडेमिक भी कहते हैं। बिल्कुल। और साथ में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को भी समझेंगे। ऑफ कोर्स वैक्सीन पर भी बात होगी, फ्रॉम द न्यू मलेरिया वैक्सीन अडफेल्सीवैक्स टू कटिंग एज mRNA कैंसर वैक्सीन्स, वाओ। जो सब कुछ बदल सकती हैं। और फाइनली हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट, इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ट्रांस फैट्स और भी बहुत कुछ। सो बकल अप, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग एंड रिवॉर्डिंग राइड। लेट्स डू इट। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी TB। हम सबने इसके बारे में सुना है, लेकिन इमेजिन करो आप एक बस में हो, कोई खांसता है और हवा में जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो एक बैक्टीरियम कैरी करते हैं जो किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, दैट्स द क्लासिक स्प्रेड ऑफ TB। इतना सिंपल और उतना ही स्कैरी। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये एक कंटेजियस एयरबॉर्न डिजीज है जो एक बैक्टीरियम से होती है। नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन क्या है? हम अभी TB के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिग न्यूज आ रही है WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 से। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का TB इंसिडेंस मतलब हर साल जो नए केसेस आते हैं? एग्जैक्टली वो 21% से रिड्यूस हुआ है। ये एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दैट इज फैंटास्टिक। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग TB सो क्रिटिकल? TB सदियों से एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न रहा है। इट्स एन एंशिएंट डिजीज। इसके अलग अलग फॉर्म्स को समझना जरूरी है अगर हम इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। राइट, यू हैव टू नो योर एनिमी टू डिफीट इट। प्रिसाइसली। मेक्स टोटल सेंस। ओके, लेट्स गेट इनटू द कोर लॉजिक। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट है एक बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। याद रखना, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल नहीं। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रीटमेंट, राइट? एब्सोल्युटली। अब इसके टाइप्स है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। पहला है पल्मोनरी TB। अच्छा, ये सबसे कॉमन फॉर्म है, लंग्स को अफेक्ट करता है और कंटेजियस है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। और दूसरे टाइप्स? सेकेंड टाइप है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, तो ये लंग्स के बाहर होता है, जैसे लिम्फ नोड्स, बोन्स या ब्रेन में। ये आमतौर पर कम कंटेजियस होता है। ओके। इसका एक सीरियस फॉर्म है स्पाइनल TB, जिसे पॉट्स डिजीज भी कहते हैं। ये स्पाइन को अफेक्ट करता है और सिवियर बैक पेन कर सकता है। और ड्रग्स के रिस्पांस के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन है? हाँ, एक है ड्रग सेंसिटिव TB। ये आसान वाला है, स्टैंडर्ड मेडिसिन जैसे आइजोनाइजिड और रिफैम्पिसिन से ठीक हो जाता है। और प्रॉब्लम वाला? प्रॉब्लम है ड्रग रेजिस्टेंट TB। ओके, टेल मी मोर अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस। इसके अंदर आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB या MDR TB। ये तब होता है जब TB दो सबसे पावरफुल ड्रग्स रिफैम्पिसिन और आइजोनाइजिड पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ओह, दैट्स स्कैरी। और इससे भी ज्यादा स्कैरी है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB यानी XDR TB। इसमें स्ट्रॉन्गर सेकेंड लाइन मेडिसिन भी काम नहीं करती। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ड्रग रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। इसके लिए न्यू ड्रग्स और बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। इंडिया का जो TB रिडक्शन का गोल है उसे इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। सही है। तो कंक्लूजन क्या है TB पर? कंक्लूजन ये है कि TB एक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल डिजीज है जिसके अलग अलग फॉर्म्स और चैलेंजेस हैं, स्पेशली ड्रग रेजिस्टेंस। लेकिन गुड न्यूज ये है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस और स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स जैसे इंडिया में हो रहे हैं, हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। फैंटास्टिक ब्रेकडाउन। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं टू लॉक दिस इन। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉट्स डिजीज शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? ये स्पाइन को अफेक्ट करती है। इसका मेमोरी हैक है, सोचो कि आपकी स्पाइन पर एक भारी पॉट रखा है जिससे पेन हो रहा है। सो पॉट्स डिजीज इक्वल्स स्पाइनल TB। ग्रेट हैक। क्वेश्चन 2,
पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में से कौन सा ज्यादा कंटेजियस है? पल्मोनरी टीबी। मेमोरी हैक के लिए याद रखो, पल्मोनरी में एल आता है फॉर लंग्स। इन्फेक्शन लंग्स में है तो जब आप खांसते हो जर्म्स फैलते हैं, सिंपल। परफेक्ट। क्वेश्चन 3, एमडीआर टीबी में कौन सी दो मेन ड्रग्स काम करना बंद कर देती हैं? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन। मेमोरी हैक के लिए इन्हें IR डुओ कहो। इमेजिन अ पेशेंट सेइंग, आई एम रेजिस्टेंट टू दीज टू की ड्रग्स। आई लाइक दैट वन। क्वेश्चन 4, क्या टीबी एक वायरस से होता है? ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरियम से होता है। मेमोरी हैक ये हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूब को टेस्ट ट्यूब से लिंक करो, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। स्मार्ट। एंड फाइनल क्वेश्चन, अ की डेटा पॉइंट। WHO रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया के टीबी इंसिडेंट्स में कितनी कमी आई है? 21% की कमी आई है। ये डेटा पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21%, जस्ट लॉक इट इन। एक्सलेंट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। इन शॉर्ट, टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लोकेशन और ड्रग रेजिस्टेंस के बेसिस पर कई टाइप्स होते हैं और इंडिया इसके खिलाफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मेजर टॉपिक, HIV। सो दोस्त, इमेजिन करो कि आपकी बॉडी में एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है। इस सिस्टम में एलीट गार्ड्स हैं, चलो उन्हें CD4 सेल्स कहते हैं, जो इंट्रूडर्स को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इमेजिन एक वायरस जो देश पर नहीं, बल्कि सीधे उन सिक्योरिटी गार्ड्स को ही एलिमिनेट कर देता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट HIV डज। ये बॉडी के पूरे डिफेंस सिस्टम को अंदर से कमजोर कर देता है। कूल ना? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। HIV एक वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर, स्पेसिफिकली CD4 सेल्स पर अटैक करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करके। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाई HIV नाउ? बिग न्यूज ये है कि US FDA ने एक नई HIV प्रिवेंशन ड्रग को अप्रूव किया है जिसका नाम है लेनाकैपाविर। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। दैट साउंड्स प्रॉमिसिंग। इसका बैकग्राउंड क्या है? HIV तो डेकेड से ग्लोबल चैलेंज रहा है, राइट? यस, फॉर डेकेड्स ये एक फॉर्मिडेबल ग्लोबल हेल्थ चैलेंज रहा है। इसलिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हर प्रोग्रेस मतलब लिटरली लाइफ सेविंग है और इसीलिए लेनाकैपाविर जैसी हर डेवलपमेंट इतनी सिग्निफिकेंट है। ओके, लेट्स गेट टू द कोर लॉजिक। What exactly is this new drug, lenacapavir? लेनाकैपाविर एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है। ये स्पेसिफिकली HIV प्रिवेंशन के लिए यूज होती है एज अ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी प्रेप। PrEP, okay? बेसिकली प्रेप उन लोगों को दी जाती है जो HIV नेगेटिव हैं बट हाई रिस्क पर हैं। एक शील्ड की तरह काम करती है। और HIV का मैकेनिज्म क्या है? ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है बाय इन्फेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग CD4 T लिम्फोसाइट्स। ये इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन और वैजिनल फ्लूइड्स, और ये माँ से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। And what about treatment and progression? इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART से ट्रीट और प्रिवेंट किया जा सकता है। ART HIV को क्योर नहीं करती लेकिन वायरस को कंट्रोल कर सकती है। और अगर ट्रीटमेंट ना हो तो? अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो HIV अपनी मोस्ट एडवांस्ड स्टेज में प्रोग्रेस कर सकता है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स कहते हैं। सो लेनाकैपाविर जैसी ड्रग का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ड्रग्स जैसे लेनाकैपाविर HIV प्रिवेंशन को बहुत आसान बनाती हैं। इससे ओल्डर प्रेप मेडिसिन से कम बार लेना पड़ता है, जिससे पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होती है और नए इन्फेक्शंस रोकने में ज्यादा मदद मिलती है। So what's the conclusion on HIV? कंक्लूजन ये है कि HIV अब एक फेटल डायग्नोसिस से एक मैनेजेबल क्रॉनिक कंडीशन बन गया है, थैंक्स टू एडवांसमेंट्स लाइक RAT एंड प्रेप। लेकिन अवेयरनेस और प्रिवेंशन अभी भी हमारे सबसे पावरफुल टूल्स हैं। Great explanation. Time for our cross questioning round. First question. HIV शरीर की किन कोशिकाओं पर हमला करता है? ये CD4 सेल्स पर हमला करता है। मेमोरी हैक के लिए सोचो, CD4 मतलब कांट डिफेंड फोर्सेस डाउन, मतलब आपकी डिफेंस फोर्सेस नीचे जा रही हैं। Nice one. Second question. नई दवा लेनाकैपाविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक प्रेप या प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ड्रग है जो HIV प्रिवेंशन के लिए है। सिंपल मेमोरी हैक है, प्रेप इक्वल्स प्रिवेंटिंग एक्सपोजर प्रोएक्टिवली। Love it. Question 3. क्या HIV और एड्स एक ही चीज है? ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। नहीं, HIV वो वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। एड्स उस इन्फेक्शन की एडवांस्ड स्टेज है जब इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। याद रखो, हर एड्स पेशेंट को HIV होता है, लेकिन हर HIV पॉजिटिव पर्सन को एड्स नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन 4. HIV के ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART। मेमोरी हैक सिंपल है, ART इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द वायरस। एंड द फाइनल क्वेश्चन. HIV ट्रांसमिशन के मुख्य माध्यम क्या हैं? इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स। सबसे जरूरी बात, ये हवा से या छूने से नहीं फैलता। दिस हेल्प्स फाइट स्टिग्मा। परफेक्ट. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग. इन शॉर्ट, HIV एक वायरस है जो CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ART और नई प्रेप ड्रग्स जैसे ट्रीटमेंट से इसे इफेक्टिवली मैनेज और प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, दैट वाज डीप. चलो अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं कुछ और डिजीजेस पर जो हाल ही में न्यूज में थी। फर्स्ट अप,
ट्रकोमा, सिंपल टर्म्स में ये क्या है? ट्रकोमा एक बैक्टीरियल आई डिजीज है। ये क्लमीडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरियम से होती है और सैडली अंधेपन का कारण बन सकती है। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन ये है कि ये कई गरीब कम्युनिटीज में एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, और बैकग्राउंड ये है कि WHO ने इसे एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD क्लासिफाई किया है। एनटीडी मतलब ये ऐसी बीमारी है जो मेनली गरीब कम्युनिटीज को अफेक्ट करती है और इसे उतनी फंडिंग नहीं मिलती जितनी दूसरी बीमारियों को। ओके, कोर लॉजिक। इसका इम्पैक्ट क्या है और ये फैलता कैसे है? सबसे बुरा इम्पैक्ट है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। मतलब एक बार विजन चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। ये आईलिड के अंदर स्कारिंग से होता है। ये पर्सनल कांटेक्ट जैसे इन्फेक्टेड आईज को टच करने और फ्लाइज यानी मक्खियों से फैलता है। और इंडिया में इसके लिए कोई इनिशिएटिव है? हाँ, इंडिया में ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट NPCBVI के साथ इंटीग्रेट किया गया है। सो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इन कंक्लूजन। इम्पैक्ट बहुत डेवस्टेटिंग है। ब्लाइंडनेस और पॉवर्टी लीड करता है। कंक्लूजन ये है कि ये प्रिवेंटेबल है विद हाइजीन एंड एंटीबायोटिक्स, इसलिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं। टाइम फॉर क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन 1, ट्रकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख यानी आई को। मेमोरी हैक, ट्रकोमा में कोमा है। सोचो कि आपका विजन कोमा में चला गया। ओह, दैट्स अ गुड वन। क्वेश्चन 2, क्या ट्रकोमा एक वायरल बीमारी है? नहीं, ये बैक्टीरियल है। क्लमीडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरियम से होती है, याद रखना। क्वेश्चन 3, WHO के अनुसार ये किस कैटेगरी की बीमारी है? एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज या NTD। ये टर्म मेंस आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, रिपीटेड ट्रकोमा इन्फेक्शंस का सबसे सीवियर आउटकम क्या है? इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। एंड फाइनली, ये मुख्य रूप से कैसे फैलता है? पर्सनल कांटेक्ट और फ्लाइज से। We will remember that. Now pause and practice saying, इन शॉर्ट, ट्रैकोमा एक प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जिसे NTD क्लासिफाई किया गया है, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। next on our list is hepatitis. ये टर्म हम बहुत सुनते हैं। What is it? हेपेटाइटिस बहुत सिंपली लिवर की सूजन या इन्फ्लेमेशन है। इसका सबसे कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल है जॉन्डिस, जो लिवर प्रॉब्लम्स का एक सिम्टम है। ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन से होता है। Okay, let's discuss introduction and background. बिग न्यूज ये है कि WHO ने अब हेपेटाइटिस D को भी कैंसर कॉजिंग क्लासिफाई कर दिया है। इसे हेपेटाइटिस B और C की कैटेगरी में डाल दिया है। अच्छा, बैकग्राउंड ये है कि हेपेटाइटिस एक साइलेंट किलर रहा है जो क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉज करता है। let's get into the core logic of this. इसके different types. 5 मेन टाइप्स हैं, A, B, C, D और E। अब हेपेटाइटिस D बहुत फैसिनेटिंग है। ये एक इनकम्पिटेंट वायरस है। Incompetent virus? मतलब? इसका मतलब इसे रेप्लिकेट करने के लिए हेपेटाइटिस B वायरस HBV की जरूरत होती है। तो हेपेटाइटिस D सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस B है। Interesting. सिर्फ हेपेटाइटिस B, C और D ही क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं, जिससे लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। What about vaccines? और कोई इंडियन डेवलपमेंट यहाँ? हेपेटाइटिस C के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हेपेटाइटिस D से भी बचाती है। Right. और अ बिग इंडियन डेवलपमेंट है हैविशोर, इंडिया की पहली इंडिजिनस हेपेटाइटिस A वैक्सीन। Real world impact and conclusion. इम्पैक्ट ये है कि लाखों लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज से सफर करते हैं बिना जाने। कंक्लूजन ये है कि वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग इस बीमारी से लड़ने के लिए क्रिटिकल टूल्स हैं। Let's do a quick cross questioning. Question 1. हेपेटाइटिस D होने के लिए किस दूसरे हेपेटाइटिस वायरस का होना जरूरी है? हेपेटाइटिस B। इसका मेमोरी हैक सिंपल है, D डिपेंड्स ऑन B। सोचो D B का डिपेंडेंट फ्रेंड है जो अकेले कहीं नहीं जा सकता। Perfect. Question 2. किस हेपेटाइटिस टाइप के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? This is a key fact. हेपेटाइटिस C। मेमोरी हैक, C फॉर कांट वैक्सीनेट। And question 3. The Indian connection. भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन का नाम क्या है? Question 4. कौन से टाइप्स क्रॉनिक इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं? B, C और D। याद रखो ये 3 लॉन्ग टर्म ट्रबल मेकर्स हैं जो कैंसर तक ले जा सकते हैं। एंड फाइनली, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? लिवर को। हेपेटाइटिस का मतलब ही है लिवर की इन्फ्लेमेशन। हेपा रिफर्स टू द लिवर। Great stuff. Now pause and practice saying. इन शॉर्ट, हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी है जिसमें B, C और D टाइप्स क्रॉनिक हो सकते हैं, और हेप D के लिए हेप B का होना जरूरी है। Moving on to Mpox, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहते थे। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जिसका मतलब है ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। सिंपल एग्जांपल है किसी को रोडेंट या प्राइमेट से ये बीमारी मिलना। ये मंकी पॉक्स वायरस से होती है। So, introduction and background. इंट्रोडक्शन है रीसेंट अपडेट। WHO ने डिक्लेयर किया है कि अफ्रीका में जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक था वो अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। अच्छा, ये तो गुड न्यूज़ है। हाँ, बैकग्राउंड ये है कि ये कुछ टाइम के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न था और WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC डिक्लेयर किया था। Let's look at the core logic. ये किस तरह का वायरस है और कैसे ट्रांसमिट होता है? ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का हिस्सा है।
सेम फैमिली जिसमें स्मॉल पॉक्स था। ये इन्फेक्टेड लोगों, जानवरों या कंटैमिनेटेड चीज़ों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में फीवर, हेडेक और एक कैरेक्टरिस्टिक रैश शामिल है। व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस? इसका कोई प्रूवन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है और स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन? इम्पैक्ट था ग्लोबल पैनिक और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फॉर अ व्हाइल। कंक्लूजन यह है कि ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ऐसे आउटब्रेक्स को सक्सेसफुली मैनेज और डीएस्केलेट कर सकते हैं। क्विक क्वेश्चंस ऑन एमपॉक्स। फर्स्ट, एमपॉक्स किस प्रकार की बीमारी है? ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक में जू वर्ड आपको एनिमल से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। गुड टिप। सेकंड क्वेश्चन, एमपॉक्स के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? RT-PCR टेस्ट। ये कोविड-19 के बाद सबको आसानी से याद रहना चाहिए क्योंकि वहां भी ये यूज हुआ था। ट्रू। थर्ड, WHO ने इसे पहले क्या स्टेटस दिया था? इसे PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया था। ये ग्लोबल हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फोर्थ, क्या इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? नहीं, एमपॉक्स के लिए कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। फोकस सपोर्टिव केयर पर रहता है। फाइनल क्वेश्चन, ये मुख्य रूप से कैसे फैलता है? क्लोज कॉन्टैक्ट से। ये कीवर्ड याद रखना है। एयरबॉर्न नहीं है जैसे TB या कोविड। एक्सीलेंट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। इन शॉर्ट, एमपॉक्स एक वायरल ज़ूनोटिक डिजीज है जो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है। अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लास्ट वन इन अ क्विक फायर राउंड। HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? HPV एक बहुत कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये स्किन, जेनिटल एरिया और थ्रोट को अफेक्ट कर सकता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल जेनिटल वॉर्ट्स हैं, लेकिन इसका सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस कैंसर है। सो, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। बिग न्यूज और इंट्रोडक्शन ये है कि इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड HPV टेस्ट किट्स को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए वैलिडेट किया गया है। वाओ, ये एक मेजर स्टेप है। हाँ, बैकग्राउंड ये है कि HPV एक्सट्रीमली कॉमन है और जबकि ज्यादातर इन्फेक्शंस अपने आप क्लियर हो जाते हैं, कुछ डेडली कैंसर्स का कारण बन सकते हैं। लेट्स डिग इनटू द कोर लॉजिक। इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? ज्यादातर केसेस में बॉडी का इम्यून सिस्टम HPV इन्फेक्शन को खुद ही क्लियर कर देता है, लेकिन एक हाई रिस्क टाइप के HPV का पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन एबनॉर्मल सेल्स बना सकता है जो कैंसर में बदल सकते हैं। और इससे होने वाला सबसे कॉमन कैंसर? सर्वाइकल कैंसर। ये बाय फार HPV से होने वाला सबसे आम कैंसर है। व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट? ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। HPV इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम वायरस को क्योर नहीं कर सकते। हम सिर्फ वैक्सीन से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और स्क्रीनिंग से इसके इफेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इन कंक्लूजन? इम्पैक्ट ये है कि लाखों महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के रिस्क में हैं। कंक्लूजन ये है कि यंग गर्ल्स के लिए वैक्सीनेशन और विमेन के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग का कॉम्बिनेशन इस कैंसर को एलिमिनेट करने की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। टाइम फॉर अ फाइनल क्विक फायर क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन 1, HPV मुख्य रूप से किस प्रकार के कैंसर का कारण बनता है? सर्वाइकल कैंसर। मेमोरी हैक के लिए बस याद रखो HPV और सर्वाइकल कैंसर एक जोड़ी है। HPV में V आपको सर्विक्स की V शेप की याद दिला सकता है। गुड वन। सेकंड क्वेश्चन, क्या HPV इन्फेक्शन का कोई इलाज है? नहीं, वायरस के इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। फोकस प्रिवेंशन, वैक्सीन्स और मैनेजमेंट स्क्रीनिंग पर है। ये की डिस्टिंक्शन है। What's the good news for most people who get HPV? गुड न्यूज ये है कि 90% से ज्यादा केसेस में इम्यून सिस्टम 2 साल के अंदर वायरस को खुद ही क्लियर कर देता है। और इंडिया ने हाल ही में HPV से रिलेटेड क्या डेवलप किया है? इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए अपनी पहली इंडिजिनस HPV टेस्ट किट्स डेवलप की हैं। आत्मनिर्भर भारत इन हेल्थ। फाइनल क्वेश्चन, ये मुख्य रूप से कैसे ट्रांसमिट होता है? ये एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। परफेक्ट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। इन शॉर्ट, HPV एक कॉमन STI है और सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है, लेकिन ये वैक्सीन से लार्जली प्रिवेंटेबल है और अब इंडिया ने अपनी टेस्टिंग किट्स भी डेवलप कर ली हैं। वाओ, व्हाट अ राउंड। ओके, अब और डिजीजेस से हटकर उस सिस्टम पर आते हैं जो इनसे लड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम। और ये नेक्स्ट टॉपिक एक नोबेल प्राइज विनर है। यस। तो इमेजिन करो आपके देश की एक पावरफुल आर्मी है, वो है आपका इम्यून सिस्टम। अब इसके सोल्जर्स यानी T सेल्स एक बूट कैंप यानी थाइमस में ट्रेन होते हैं। वहां उन्हें सिखाया जाता है अपने ही सिटीजन्स पर अटैक मत करना। जो सोल्जर ये रूल तोड़ता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसे कहते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। राइट। लेकिन कुछ रोग सोल्जर्स भाग जाते हैं तो बॉडी के पास एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, एक सिटी पुलिस फोर्स, उन्हें रोकने के लिए। ये है दोस्त पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। और इसी सिटी पुलिस फोर्स की डिस्कवरी ने 2025 का नोबेल प्राइज जितवाया है मैरी इब्रांग को, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकोगुची को। सो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन है। ये नोबेल प्राइज विन। बैकग्राउंड ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम दुश्मनों पर अटैक करने और दोस्तों हमारे अपने सेल्स को इग्नोर करने के बीच एक बैलेंस बनाए लगता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। ओके, लेट्स गेट इनटू द कोर लॉजिक। ये सिटी पुलिस कौन है? ये एक स्पेशल टाइप के T सेल्स हैं जिन्हें रेगुलेटरी T सेल्स या ट्रेग्स सेल्स कहते हैं।
उनका मेन काम उन भागे हुए सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को पहचानकर उन्हें सप्रेस करना है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल, यही पेरिफेरल टॉलरेंस का प्रोसेस है जो सेंट्रल ट्रेनिंग कैंप यानी थाइमस के बाहर होता है। और इसमें एक स्पेसिफिक जीन भी इन्वॉल्व है, राइट? द FOP3 जीन। यस, ये एक मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी थी। उन्होंने FOP3 जीन को खोजा जो इन ट्रेग सेल्स के डेवलपमेंट और फंक्शन का मास्टर कंट्रोलर है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह। एग्जैक्टली अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो एक सिवियर ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसका नाम है आईपेक्स। सो व्हाट इज द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट? इस डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस तो बहुत बड़ी होगी। ये रेवोल्यूशनरी है। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। हम ट्रेग एक्टिविटी को बूस्ट करने वाली थेरेपीज बना सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइडिंग कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर में कैसे? कैंसर में ट्रेग सेल्स कभी-कभी ट्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो नई थेरेपीज इन ट्रेग सेल्स को ब्लॉक करने का एम रखती हैं ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर पर अटैक कर सके। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोकने में भी हैं। एंड द कंक्लूजन? ट्रेग सेल्स और FOXP3 जीन की डिस्कवरी ने इम्यूनोलॉजी की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। इसने बीमारियों की एक बड़ी रेंज को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोले हैं। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग स्टफ। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चन 1, इम्यून टॉलरेंट के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। मेमोरी हैक है लोकेशन। सेंट्रल में होता है, थाइमस बूट कैंप, और पेरिफेरल बाहर पेरिफेरी में होता है। परफेक्ट। क्वेश्चन 2, पेरिफेरल टॉलरेंस में कौन से सेल्स सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं? द रेगुलेटरी टी सेल्स या ट्रेग सेल्स। मेमोरी हैक, ट्रेग सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। सिंपल एंड इफेक्टिव। क्वेश्चन 3, कौन सा जीन ट्रेग सेल्स के फंक्शन का मास्टर कंट्रोलर है? अ डेफिनेट प्रीलिम्स क्वेश्चन। द FOP3 जीन। मेमोरी हैक के लिए इमेजिन करो एक विजिलेंट फॉक्स जो पेट्रोलिंग कर रहा है 3 times टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। FOP3। दैट्स अ क्रिएटिव वन। क्वेश्चन 4, FOP3 जीन में म्यूटेशन से कौन सी रेयर बीमारी होती है? इससे आईपेक्स हो सकता है, एक सिवियर ऑटो इम्यून डिजीज। एंड द फाइनल क्वेश्चन, कैंसर ट्रीटमेंट में ट्रेग सेल की डिस्कवरी का क्या महत्व है? कैंसर में ट्रेग सेल्स ट्यूमर को मारने वाले इम्यून सेल्स को सप्रेस करके ट्यूमर को बचा सकते हैं। तो अगर हम ट्रेग सेल्स को ब्लॉक कर दें तो इम्यून सिस्टम कैंसर से बेहतर लड़ सकता है। इनक्रेडिबल। नाउ पॉज इन प्रैक्टिस। इन शॉर्ट, पेरिफेरल टॉलरेंस इम्यून सिस्टम का सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है जिससे ट्रेग सेल्स और FOXP3 जीन मैनेज करते हैं, और इसकी डिस्कवरी ने मेडिसिन में नई पॉसिबिलिटीज खोली हैं। बॉडी के अपने डिफेंस सिस्टम से एक ऐसे खतरे पर आते हैं जो हमारे बेस्ट वेपन्स को बेकार कर देता है। लेट्स टॉक अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। AMR। इमेजिन करो दोस्त, आपके पास चोरों का एक गैंग है, माइक्रोब्स, और मास्टर कीज का एक सेट, एंटीबायोटिक्स। सालों तक आपकी कीज काम करती हैं, लेकिन एक दिन चोर ताले बदलना सीख जाते हैं। एग्जैक्टली अचानक आपकी मास्टर कीज बेकार हो जाती हैं। यही है AMR। फैंटास्टिक एनालॉजी। AMR वो सिचुएशन है जब माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी उन ड्रग्स को डिफीट कर देते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई थी। सो व्हाई इज AMR इन द न्यूज नाउ? इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड क्या है? इंट्रोडक्शन है WHO की ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट 2025 का रिलीज, जो इस बढ़ते खतरे को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड ये है कि AMR को साइलेंट पेंडेमिक कहा जाता है। साइलेंट पेंडेमिक क्यों? क्योंकि ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाला क्राइसिस है जिसमें मैसिव डेविस्टेशन का पोटेंशियल है। WHO इसे टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स में से एक मानता है। ओके, लेट्स गेट इनटू द कोर लॉजिक। सुपरबग्स क्या हैं और रेजिस्टेंस फैलता कैसे है? सुपरबग्स वो स्ट्रेन्स हैं जो ज्यादातर अवेलेबल ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस 2 तरह से फैलता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, और ज्यादा अलार्मिंग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसमें माइक्रोब्स आपस में डायरेक्टली रेजिस्टेंस जीन्स एक्सचेंज करते हैं। सो व्हाट्स ड्राइविंग दिस? ये नेचुरल प्रोसेस है? प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने इसे डेंजरसली एक्सेलरेट कर दिया है। की ड्राइवर्स हैं मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इनका यूज एज ग्रोथ प्रमोटर्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से निकलने वाला वेस्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में पुअर डिस्पोजल, और इन जनरल पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। और लोगों का ट्रीटमेंट कोर्स पूरा ना करना भी, राइट? हाँ बिल्कुल। सो व्हाट्स द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया? कैटास्ट्रोफिक। कॉमन इन्फेक्शंस जानलेवा हो सकते हैं। सर्जरी, सी सेक्शंस और कीमोथेरेपी बहुत रिस्की हो जाएंगे। हम प्री एंटीबायोटिक एरा में वापस जाने का रिस्क ले रहे हैं। सो टू कंक्लूड ऑन AMR, AMR को ह्यूमन एक्शंस ने मल्टीपल सेक्टर्स में डेंजरसली बढ़ाया है। इसे टैकल करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड वन हेल्थ अप्रोच की जरूरत है। ये हमारे समय के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ट्रूली सोबरिंग टॉपिक। लेट्स लॉक इन द की पॉइंट्स। फर्स्ट, AMR को अक्सर साइलेंट पेंडेमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक अचानक एक्सप्लोसिव इवेंट नहीं है। ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाला क्राइसिस है, लेकिन इसका पोटेंशियल थ्रेट उतना ही गंभीर है जितना एक कन्वेंशनल पैंडेमिक का। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन, सुपरबग्स क्या होते हैं?
सुपरबग्स वो माइक्रोब्स हैं जो ज्यादातर अवेलेबल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं, जिससे उनके द्वारा होने वाले इन्फेक्शंस का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर का AMR बढ़ाने में क्या रोल है? लाइफस्टॉक में एंटीबायोटिक्स का यूज ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है जो फूड चेन के थ्रू इंसानों तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्या एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा न करने से AMR बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब आप ट्रीटमेंट जल्दी बंद कर देते हैं तो आप सबसे मजबूत बैक्टीरिया को जिंदा छोड़ देते हैं, जो फिर मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी रेजिस्टेंस ट्रेट्स आगे बढ़ाते हैं। एंड द फाइनल मोर टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर? ये वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स आपस में रेजिस्टेंस जीन्स शेयर करते हैं। मेमोरी हैक है। इमेजिन करो माइक्रोब्स एक लाइन में बैठे हैं और एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली सीक्रेट नोट्स जीन्स पास कर रहे हैं, जिससे रेजिस्टेंस तेजी से फैल रहा है। दैट मींस अ क्लियर पिक्चर। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। इन शॉर्ट, AMR एक बड़ा ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है जिसे एंटीबायोटिक्स के मिसयूज ने तेजी से बढ़ाया है, और ये मॉडर्न मेडिसिन को अंडरमाइन करने का खतरा रखता है। चलो अब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी FDC पर बात करते हैं। FDC ड्रग्स मतलब इमेजिन करो 3 अलग-अलग गोलियों की जगह आपका डॉक्टर आपको एक ही गोली दे जिसमें तीनों मेडिसिन कंबाइंड हों। हाँ, वो सिंगल गोली ही एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली। ये मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक सिंगल डोसेज फॉर्म में कंबाइन करती है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार है, इसलिए अक्सर न्यूज में रहती है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाट्स द रीसेंट डेवलपमेंट? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने सभी स्टेट्स को 35 अनअप्रूव्ड FDC ड्रग्स की मैन्युफैक्चर और सेल रोकने का निर्देश दिया है। अच्छा, ये बड़ी खबर है। हाँ, बैकग्राउंड ये है कि FDCs के कुछ फायदे भी हैं, जैसे बेटर थेरेप्यूटिक आउटकम्स, इंप्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस क्योंकि कम गोलियां लेनी पड़ती हैं, और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थेरेपी। मेक सेंस। लेट्स गेट इनटू द कोर लॉजिक। टेक्निकली FDC क्या है और इंडिया में इसे रेगुलेट कौन करता है? एक FDC में एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंडिया में इन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत रेगुलेट किया जाता है। नेशनल अथॉरिटी है CDSCO और स्टेट लेवल पर है स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ओके, तो कुछ FDCs के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इरैशनल FDCs के साथ। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनका कोई साइंटिफिक सेंस नहीं बनता, साइड इफेक्ट्स बढ़ा सकते हैं या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे बिना किसी ठोस कारण के 2 एंटीबायोटिक्स को कंबाइन करना। तो इस बैन का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा है? एब्सोल्युटली। ये बैन इरैशनल प्रैक्टिस को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सिर्फ सेफ और इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस ही मार्केट में अवेलेबल हों। एंड द कंक्लूजन? FDCs बहुत फायदेमंद हो सकते हैं जब वो रैशनल और साइंटिफिकली साउंड हो, लेकिन इरैशनल FDCs का बढ़ना एक बड़ा हेल्थ रिस्क है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन जरूरी है। टाइम फॉर अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन 1, FDC का फुल फॉर्म क्या है? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। मेमोरी हैक। गोली में हर दवाई की डोज फिक्स्ड होती है। सिंपल इनफ। क्वेश्चन 2, FDCs का पेशेंट्स के लिए एक बड़ा फायदा क्या है? इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस, क्योंकि इससे पिल बर्डन कम हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया की नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, इरैशनल FDCs को एक समस्या क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अनुचित इलाज, बढ़े हुए साइड इफेक्ट्स और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। एंड द फाइनल क्वेश्चन, SIRSTH इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बेंचमार्क और स्ट्रेंथन करना। सोचो, SIRSTH का एम है बेस्ट, श्रेष्ठ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स लाना। परफेक्ट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। इन शॉर्ट, FDCs कंबाइंड ड्रग्स हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन इरैशनल कॉम्बिनेशंस को रोकने के लिए सख्त रेगुलेशन की जरूरत है। चलो अब वैक्सीन्स पर आते हैं। फर्स्ट अप इज एडिफाल्सीवैक्स। ये किस चीज को टारगेट करती है? ये इंडिया की पहली इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी जरूरत का रियल लाइफ एग्जाम्पल है इंडिया में हर साल होने वाले लाखों मलेरिया केसेस। सो व्हाट्स द इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड? इंट्रोडक्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट फर्म्स को इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस दे दिया है, मतलब मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड है इंडिया की मलेरिया के खिलाफ लंबी लड़ाई। ओके, लेट्स गेट टू द कोर लॉजिक। एडिफाल्सीवैक्स को स्पेशल क्या बनाता है? इसका की फीचर है ड्यूअल स्टेज टारगेटिंग। ये प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम पैरासाइट को उसकी लाइफ साइकिल के 2 अलग-अलग स्टेजेस पर अटैक करने के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा, यह स्पेसिफिकली प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम को टारगेट करती है क्योंकि यह मलेरिया पैरासाइट की सबसे डेडली स्पीसीज है जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटोज से फैलती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन? इम्पैक्ट हो सकता है मलेरिया से होने वाली मौतों और बीमारियों में एक ड्रास्टिक कमी, और कंक्लूजन ये है कि ये मेक इन इंडिया के लिए हाई एंड बायोटेक्नोलॉजी में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। ओके, सम क्विक क्वेश्चंस। फर्स्ट, एडिफाल्सीवैक्स किस बीमारी के लिए वैक्सीन है? मलेरिया के लिए। मेमोरी हैक। नाम में फैल्सी है जो सीधा प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया पैरासाइट से जुड़ता है। गुड वन। सेकंड, इस वैक्सीन का यूनिक फीचर क्या है? इसकी डुअल स्टेज टारगेटिंग एबिलिटी।
थर्ड, सबसे डेडली मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। फोर्थ, मलेरिया कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटोज के काटने से। एंड फाइनली, इंडिया के लिए इस वैक्सीन का क्या महत्व है? ये इंडिया की पहली इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। Excellent. Now, pause and practice saying. इन शॉर्ट, अडफाल्सीवैक्स इंडिया की पहली इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन है जो डुअल स्टेज अप्रोच यूज करके सबसे खतरनाक मलेरिया पैरासाइट को टारगेट करती है। Next up, two futuristic sounding vaccine types, oncolytic and personalized mRNA vaccines. ये तो साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन अब ये रियलिटी बन रहा है। रशिया रिपोर्टेडली इन्हें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डेवलप कर रहा है। So, introduction and background. इंट्रोडक्शन है रशिया से आ रही ये खबर। बैकग्राउंड है कैंसर ट्रीटमेंट्स की लंबी खोज जो ज्यादा टारगेटेड हो और कीमोथेरेपी से कम साइड इफेक्ट्स वाले हों। चलो इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। कोर लॉजिक। फर्स्ट, oncolytic वैक्सीन क्या है? एक ऑन्कोलिटिक वैक्सीन ऑन्कोलिटिक वायरसेस या ओवीज यूज करती है। ये स्पेशल वायरसेस हैं जिन्हें दो चीजें करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। पहला, वो सीधे कैंसर सेल्स को इन्फेक्ट करके उन्हें मार देते हैं। और दूसरा, वो पेशेंट के अपने इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं, एक पावरफुल एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करके, एक 1-2 पंच की तरह। and personalized mRNA vaccines. ये सच में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। साइंटिस्ट्स पेशेंट के ट्यूमर का सैंपल लेते हैं, उसकी यूनिक म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एक कस्टम mRNA वैक्सीन बनाते हैं जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सिर्फ उन्हीं सेल्स पर अटैक करना सिखाती है। जैसे कैंसर के लिए कस्टम मेड वांटेड पोस्टर। एग्जैक्टली। mRNA वैक्सीन्स हमारे सेल्स को एक प्रोटीन का हार्मलेस पीस बनाने की रेसिपी देकर काम करती हैं, जो फिर हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। What about self-amplifying mRNA और sRNA vaccines? ये नेक्स्ट जनरेशन है। एक mRNA वैक्सीन में सेल्स को mRNA की और कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, तो आप बहुत कम डोज यूज करके एक स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स पा सकते हैं। Real world impact and conclusion. इम्पैक्ट हो सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट वन साइज फिट्स ऑल से हटकर कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज थेरेपीज की तरफ। कंक्लूजन ये है कि हम कैंसर थेरेपी के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। Mind blowing. Let's do our cross questioning. First, oncolytic virus का ड्यूअल फंक्शन क्या है? ये सीधे कैंसर सेल्स को मारता है और बॉडी के अपने एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। Second question. Personalized mRNA कैंसर वैक्सीन्स किस आधार पर बनाई जाती हैं? ये हर पेशेंट के इंडिविजुअल कैंसर सेल्स के यूनिक जेनेटिक म्यूटेशंस पर आधारित होती हैं, टेलर मेड। Third, mRNA वैक्सीन का कोर कंपोनेंट क्या है? mRNA का एक सिंथेटिक स्ट्रैंड जो हमारे सेल्स को एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस देता है। Fourth, self-amplifying mRNA वैक्सीन का मुख्य फायदा क्या है? ये बहुत कम डोज में एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दे सकती है क्योंकि ये हमारे सेल्स के अंदर सेल्फ एम्पलीफाई करती है। And the final question, क्या mRNA वैक्सीन्स में कोई लाइव वायरस होता है? नहीं, यही उनका एक की सेफ्टी फीचर है। Incredible stuff. Now, pause and practice saying. इन शॉर्ट, ऑन्कोलाइटिक वैक्सीन्स कैंसर को मारने के लिए वायरसेस का यूज करती हैं, जबकि पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन्स पेशेंट के अपने ट्यूमर जेनेटिक्स का यूज करके उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं। That was deep science. चलो अब ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज पर आते हैं। फर्स्ट अप, द WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट। इसकी जरूरत का रियल लाइफ एग्जांपल था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा गया केओस और इनइक्वालिटी। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन ये है कि WHO के मेंबर स्टेट्स इस अग्रीमेंट पर निगोशिएट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए बेहतर तैयारी हो सके। बैकग्राउंड है कोविड-19 से सीखे गए कठिन सबक। सो व्हाट आर द कोर लॉजिक एंड की गोल्स? दो मेन पिलर्स हैं। पहला है स्ट्रेंथन पेंडेमिक प्रिवेंशन एंड सर्वेलेंस और दूसरा है एक पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग PABS सिस्टम बनाना। PABS सिस्टम। इसका एम ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई देश पैथोजन डेटा शेयर करता है तो उसे उससे बनने वाली वैक्सीन्स और ड्रग्स तक इक्विटेबल एक्सेस मिले। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन। इम्पैक्ट होगा एक ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और इक्विटेबल ग्लोबल रिस्पॉन्स। कंक्लूजन ये है कि जबकि निगोशिएशंस मुश्किल है, ऐसा अग्रीमेंट जरूरी है ताकि अतीत की गलतियां ना दोहराई जाएं। क्विक क्वेश्चंस। फर्स्ट, WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए बेहतर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना। सेकंड, PABS सिस्टम क्या सुनिश्चित करना चाहता है? पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब मेडिकल काउंटर मेजर्स तक सबकी समान पहुंच हो। मेमोरी हैक, PABS ये सुनिश्चित करता है कि सबको पीस ऑफ द एक्शन मिले और बेनिफिट्स शेयर्ड हों। थर्ड, ये अग्रीमेंट किन मौजूदा नियमों पर बनाया जा रहा है? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस या IHR ऑफ 2005 पर। कोविड-19 के दौरान ऐसी कौन सी बड़ी समस्या थी जिसे PABS हल करने की कोशिश करता है? वैक्सीन नेशनलिज्म, जहां अमीर देशों ने ज्यादातर वैक्सीन सप्लाई खरीद ली थी। Who is negotiating this agreement? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सभी सदस्य देश। Got it. Now pause and practice saying. In short, WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट पैंडेमिक की तैयारी के लिए नियम स्थापित करने और ट्रीटमेंट्स तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का एक वैश्विक प्रयास है। Next, let's talk about India's Universal Immunization Program, or UIP.
इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है हर बच्चे को सरकारी हेल्थ सेंटर्स पर मिलने वाला मुफ्त वैक्सीनेशन। हाँ, इंट्रोडक्शन ये है कि हाल ही के WHO यूनिसेफ डेटा के अनुसार इंडिया ने इम्यूनाइजेशन कवरेज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। बैकग्राउंड ये है कि UIP दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक है। सो व्हाट्स द कोर लॉजिक? ये क्या कवर करता है? ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के खिलाफ मुफ्त इम्यूनाइजेशन प्रदान करता है, जिसमें डिफ्थेरिया, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी और अन्य शामिल हैं। और इसकी मेजर अचीवमेंट्स? इंडिया को पोलियो फ्री बनाना और मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस को खत्म करना। मैंने एक नए प्लेटफॉर्म YouWin का जिक्र देखा, ये क्या है? YouWin UIP के अंतर्गत सभी वैक्सीनेशन सर्विसेज के डिजिटलाइजेशन के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कोविन जैसा है, लेकिन रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए। ये हर प्रेग्नेंट वुमन और बच्चे को ट्रैक करेगा। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन? इम्पैक्ट है हर साल लाखों जान बचाना। कंक्लूजन ये है कि UIP इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक आधार स्तंभ है और YouWin जैसे इनोवेशंस इसे और भी मजबूत बनाएंगे। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट, इंडिया के UIP के अंतर्गत कितनी बीमारियां कवर होती हैं? 12 बीमारियां, 12। सेकंड, UIP की 2 प्रमुख उपलब्धियां बताओ। पोलियो फ्री इंडिया और नियोनेटल टिटनेस का उन्मूलन। थर्ड, YouWin प्लेटफॉर्म किस लिए है? ये इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सर्विसेज के डिजिटलाइजेशन के लिए है। मेमोरी हैक, YouWin के साथ you win by getting all your vaccines on time। फोर्थ, क्या UIP के तहत वैक्सीन्स मुफ्त हैं? हाँ, ये सभी नागरिकों को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। फिफ्थ, YouWin प्लेटफॉर्म के लिए प्रेरणा कहां से मिली? कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए यूज किए गए कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता से। Excellent. Now pause and practice saying. इन शॉर्ट, इंडिया का UIP 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीके प्रदान करने वाला एक विशाल कार्यक्रम है, जिसकी बड़ी सफलताएं हैं, और अब YouWin नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। Wow, what a session, Jin. For example, ICMR is developing one against the Nipah virus. 35 by 35 initiative। It's a WHO initiative to push countries to raise taxes on 3 unhealthy products: tobacco, alcohol, and sugary drinks by the year 2035. National One Health Mission। A very important concept. It connects human, animal, and environmental health, recognizing they're all linked. Crucial for fighting diseases that jump from animals to humans. Trans fats। The bad fats. They raise bad LDL cholesterol. India has a strict limit of only 2%, which is a global best practice. Wegovy, the weight loss drug, oral rehydration salts। FSI has clarified that the name ORS is only for the medical WHO formula drug. Commercial sports drinks can't use it. Type 5 diabetes, a new one। Yes, linked to malnutrition, also called J-type diabetes, different from type 1 and type 2. And lastly, spark therapy, An allergy? a sniper rifle for cancer। It's an advanced radiation therapy using protons that stop exactly at the tumor, sparing healthy tissue. Super precise. Wow, what a journey. We have literally covered everything. Really did a deep dive into the health sector. We did. Now to tie it all together. Broad micro theme recap. Health and disease landscape। Let's do a quick summary. Let's quickly summarize. First, मेजर डिजीजेस। हमने समझा कि टीबी और HIV जैसी बीमारियों से लड़ने में भारत कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, एंड न्यू ड्रग्स आर ब्रिंगिंग न्यू होप। Second, the science। ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस। We understood the immune system's self-control mechanism, the Treg cells, through the Nobel Prize discovery. Third, the future। Future of medicine. हमने देखा कि कैसे FDC drugs, the fight against AMR, और personalized cancer vaccines are shaping the future of medicine. And finally, public health। Public health initiatives. हमने UIP, One Health Mission और WHO के global agreements जैसे प्रयासों के महत्व को जाना, जो एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए जरूरी हैं। Fantastic। Now it's time for the content probes and challenge। अब आपकी बारी। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो। 1. MDR-TB और XDR-TB में क्या अंतर है? 2. पेरिफेरल टॉलरेंस में FOXP3 जीन की क्या भूमिका है? 3. ऑन्कोलिटिक वैक्सीन और mRNA वैक्सीन में से कौन सी ज्यादा पर्सनलाइज्ड है और क्यों? 4. वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? 5. हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी पर क्यों निर्भर है? एंड 6. UN प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? एंड नाउ फॉर योर चैलेंज। योर चैलेंज। आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें से किसी एक, जैसे AMR या mRNA वैक्सीन्स को चुनो और उसे 2 मिनट में किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो। देखो कि आप कोर आइडिया को कितनी आसानी से समझा पाते हो। रिहर्स प्रेजेंटिंग इट आउट लाउड। दैट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज्ञान का सफर। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। नॉलेज इज बेस्ट व्हेन शेयर्ड। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे साथ ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखें, जागरूक रहना ही स्वस्थ रहने की दिशा में पहला कदम है। अगली बार तक सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।